प्रिय विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी की कक्षा में आपके नेशनल साइंस एकेडमी की तरफ से मैं अंजनी कुमार शर्मा। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें जिस टॉपिक की चर्चा की जा रही थी उसी की परिप्रेक्ष्य में आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ों से हम आप रूबरू होंगे, कुछ नई चीज़ों पर चर्चाएं होंगी और साथ ही साथ इस श्रावण मास की मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब लिखें, अपने जीवन में महान बने। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो भी आप लोगों को जिस टॉपिक को बताया जा रहा है आप लोग उसको पढ़िए, उसकी नोट्स बनाइए और जहाँ कोई चीज़ आपकी समझ के बाहर हो तो उसे आप कांटेक्ट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कोविड-19 जैसे महामारी से स्वयं का बचाव करिए और साथ ही साथ परिवार में भी आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इस चीज़ पर चर्चा करिए कि किस तरह से इस महामारी से हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ेंगे, तभी आप लिखेंगे और तभी आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। तो चर्चाएं होती रहेंगी। आज इस सिंथेसिस के टॉपिक पर जो मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी कक्षा को प्रारंभ करना चाहूँगा। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसके बारे में हमारी आपकी चर्चा हुई थी और मैंने आपको बताया था यह एक प्रोसेस होता है, यह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं और एक नए वाक्य की रचना करते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था सिंथेसिस से, सेंटेंस से। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो उस दिन हमने 3 काइंड्स के बारे में चर्चा की थी वो 3 काइंड्स हमारे जो हैं उनमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वह है सिंपल सेंटेंस का। जो हमारा पहला टॉपिक है वह है सिंपल सेंटेंस का। इस सिंपल सेंटेंस को हिंदी के लैंग्वेज में सरल वाक्य के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि यह सरल वाक्य क्या है, यह सिंपल सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह सिंपल सेंटेंस ही है, क्यों न यह कॉम्प्लेक्स हुआ, क्यों न यह कंपाउंड हुआ, क्यों न यह इम्परेटिव हुआ या क्यों न यह असर्टिव हुआ। तो इस सिंपल सेंटेंस की जो क्राइटेरिया होती है, इस सिंपल सेंटेंस की जो आइडेंटिटी होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सिंपल सेंटेंस में। वास्तव में अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम कितने शब्दों की आवश्यकता होगी तो मेरी समझ से आपका जो जवाब होगा वह यह होगा कि कम से कम एक सेंटेंस की रचना करने के लिए 2 शब्दों का होना जरूरी है। क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब हम सेंटेंस की रचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम एक सेंटेंस की रचना करना चाहें तो कम से कम एक शब्द से भी एक सेंटेंस का निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यहाँ मैंने लिखा स्टॉप, यह अपने आप में एक मुख्य क्रिया है। आप सभी लोग परिचित होंगे, स्टॉप 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 स्टॉपिंग। तो मुख्य क्रियाएं वो होती हैं कि जिनकी हम 4 अवस्था बना ले जाएं। अगर हम बात करें इस स्टॉप की
तो स्टॉप अपने आप में एक वर्ड है, स्टॉप अपने आप में एक वर्ड है। और अगर इस वर्ड को हम कैटेगराइज करना चाहें तो आपको पता है कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप में एक वर्ब है, ये अपने आप में एक वर्ब है। और यह वर्ब वास्तव में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग होता है, जिसे यह कहा जाता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम कहना पढ़ना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द भेद। क्योंकि जो शब्द होते हैं वो शब्द अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं। वो शब्द अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे जाते हैं तो कभी किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो हम चर्चा कर रहे थे स्टॉप की। अगर मैं इस स्टॉप की बात करूं तो स्टॉप अपने आप में एक वर्ब है, और अगर अपने आप में एक वर्ब है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉप अपने आप में एक वर्ड है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो एक ग्रुप ऑफ लेटर है। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर मीनिंगफुल यूनिट हो किसकी, लेटर्स की, अगर मीनिंगफुल यूनिट लेटर्स की हो तो वह हमेशा क्या बनता है, शब्द बनता है। और अगर एक मीनिंगफुल यूनिट आपकी वर्ड्स की हो तो वह क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अब इसकी हम चर्चा करते हैं। अगर इस स्टॉप को हमने लिखा और यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में एक सेंटेंस बन गया, ये अपने आप में एक सेंटेंस बन गया। और अगर इस सेंटेंस को हम परिभाषित करना चाहें तो ये अपने आप में एक इम्परेटिव सेंटेंस बना। क्या मैंने आपको बताया कि यह अपने आप में एक इम्परेटिव सेंटेंस बन गया। अंतर क्या रहा कि मैंने जिन लेटर्स का प्रयोग किया था उन्हीं लेटर्स का प्रयोग मैंने यहाँ किया और यहाँ किया। अंतर क्या हुआ कि यहाँ पर एक पंक्चुएशन मार्क लगा दिया गया जिसे विराम चिन्ह कहते हैं, और उस पंक्चुएशन मार्क लगाने से ये अपने आप में एक सेंटेंस बन गया। और इस पंक्चुएशन मार्क को हटाने से, इस फुल स्टॉप को हटाने से ये अपने आप में क्या बन गया, वर्ड बन गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस सिंपल सेंटेंस की हम रचना करते हैं तो इस सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले पहचान करते हैं। और जो हमारा पहचान करने का तरीका होता है वह क्या होता है कि अगर इस सिंपल सेंटेंस को हम सेपरेट कर दें, इस सिंपल सेंटेंस को हम अलग कर दें तो हमें दो या दो से अधिक सेंटेंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, I went to Agra to see my sister। या मैंने एक सेंटेंस लिखा कि I went to Agra to see my sister। अगर यहाँ हम बात करें तो इस पूरे सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ हम पाते हैं कि आई अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो वेंट क्या है, वेंट अपने आप में एक वर्ब है। और कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अगर यहाँ हम बात टू की करें तो टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। अगर यहाँ हम आगरा की बात करें तो आगरा अपने आप में एक नाउन है। और वो कैसा नाउन हो रहा है, अगर यहाँ हम आगरा की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन है। कौन सी कैटेगरी है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी है। अगर यहाँ हम टू सी की बात करें तो इसे हम फाइनाइट वर्ब न कह के इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसकी जो तीन कैटेगरी बनती है उसके अंतर्गत इसे पढ़ा जाएगा, यह इन्फिनिटिव वर्ब है। क्या है ये, इन्फिनिटिव वर्ब है। और इन्फिनिटिव वर्ब वह वर्ब होती है कि जो मेन वर्ब के पहले टू लगा करके बनाया जाता है, उसे कभी मेन वर्ब की संज्ञा नहीं दी जाती है। अगर अब इस सेंटेंस को हम पढ़ना चाहें तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को खोजें तो सब्जेक्ट हमें कितना मिला, एक।
अगर यहाँ पर हम वर्ब को खोजने की कोशिश करें तो जो वर्ब की संख्या हुई वह क्या हुई, 1 हुई। अब इस सेंटेंस को हमने क्या किया, इस सेंटेंस को हमने सेपरेट कर दिया। और जब इस सेंटेंस को हमने सेपरेट किया तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमने पहले बनाया कि आई वेंट टू आगरा। यहाँ मैंने एक सेंटेंस बनाया कि आई वेंट टू आगरा। और अगर इस दूसरे सेंटेंस को हम बनाना चाहें तो मेरा दूसरा सेंटेंस बनेगा, वह क्या बनेगा, आई वांटेड टू सी माई सिस्टर। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि इस दिए गए एक सेंटेंस को अगर हमने क्या किया, एनालिसिस कर दिया। कि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस क्या होता है, वाक्यों का संयोजन होता है। अगर एनालिसिस की बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस होता है कि अगर वाक्य विच्छेद किया जाए, वाक्य विच्छेदन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, एनालिसिस कहलाती है। और वाक्यों का संयोजन करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो मैंने माना ये ए है और ये क्या है, ये बी है। तो दो सेंटेंसों को हमने क्या किया, कंबाइंड किया। और दोनों सेंटेंसों को कंबाइंड करके हमने एक सेंटेंस बनाया, आई वेंट टू आगरा टू सी माई सिस्टर। और जब हम इस सेंटेंस को अगर रीड करेंगे तो हमें खोजने से यह मिलेगा कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, एक इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर दिया जाएगा तो उसे आप अगर सेपरेट करेंगे तो एक से अधिक सेंटेंस निकल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव 2 पेन्स। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस वही सेंटेंसेस होते हैं कि जिनको जब हम सेपरेट करते हैं, जिनको हम एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर हमें कम से कम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ी पहचान ये हो गई कि जब भी हम एक सिंपल सेंटेंस की रचना करेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक या एक से अधिक सब्जेक्ट होगा, बट जो मेन वर्ब होगी वह हमेशा एक ही होगी। अगर एक से अधिक मेन वर्ब होगी तो आपका सिंपल सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी पहचान क्या हो गई सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक से अधिक भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होगी वह हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। तो ये तो इसकी हो गई आइडेंटिटी, सिंपल सेंटेंस की पहचान करना। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस की रचना करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल्स का फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हम एक सिंपल सेंटेंस की रचना नहीं कर सकते हैं। तो जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स बड़ा इम्पॉर्टेंट प्ले उनका होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो रूल्स को विशेष रूप से फॉलो किया जाना चाहिए और रूल्स को अच्छी तरह से याद करके उसे बार बार अभ्यास करके उसे आप अपने मानस पटल पर इस तरह से अंकित करिए कि वह कभी आपसे दूर न जाए, उससे कभी आप विस्मित न हो। तो हम चर्चा करते हैं कि किन किन रूल्स की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस की रचना की जा सकती है। तो उसके क्रम में सर्वप्रथम जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है, वह सबसे पहला रूल क्या होता है कि उसे कहा जाता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। अगर मैं इस टॉपिक की चर्चा करूं, मेरा अपना एक फंडा है, मेरा अपना एक तरीका है कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो उसको खूब छेड़ करके पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं, मैंने आपको लिखा दिया कि यूज़ ऑफ पार्टिसिपल एक रूल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग एक सिंपल सेंटेंस की पहचान करते हैं।
या सिंथेसिस के माध्यम से 3 प्रकार के सेंटेंस बनते, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सीखने की कोशिश करिए कि सिंथेसिस क्या है, सेंटेंसेस क्या हैं, सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और अगर ये है तो ये क्यों है, ये कैसे बना, इसका बनने का रीज़न क्या है, इसका बनने का तरीका क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक को छेड़ करके पढ़ेंगे तो मेरी समझ से आप खूब अच्छी तरह से उस टॉपिक से परिचित होंगे, और फिर वह जो आपको बोध होगा वह बोध आपका कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने स्वयं पढ़ा है अपनी इंटर और बीए की कक्षाओं में, हाई स्कूल की कक्षाओं में, कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ाना जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, और काफ़ी अनुभव के द्वारा, आज लगभग आप लोग जानते हैं जैसे 20-21 साल पढ़ाते हुए हो गया, तो अनुभव के द्वारा आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं। आज मैं आपसे परिचित कराऊंगा कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल। अगर इस पार्टिसिपल की बात करें तो आप ये समझिए कि ये पार्टिसिपल क्या है। आपने सुना होगा, बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, बहुत सारे आपके गुरुओं ने, आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब बात पार्टिसिपल की करते हैं तो पार्टिसिपल की जो हिंदी होती है वह क्या होती है, वह होती है कृदंत क्रियाएं। कृदंत क्रियाएं। अब ये कृदंत क्रियाएं क्या है? जैसे एक हिंदी का मैं आपको सेंटेंस लिखना चाहूँगा, वह खाना खाकर सो गया। एक सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा कि वह खाना खाकर सो गया। अगर मैं इस सेंटेंस की चर्चा करना चाहूँ तो आप इसमें सीखने की कोशिश करिए कि वह तो अपने आप में करता है। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? वह। तो अगर करता है तो यह जाहिर सी बात है कि उस कर्ता की अपनी कोई क्रिया होगी। उसने क्रिया क्या की कि उसने क्रिया की, एक तो खाना खाने की, और दूसरी क्रिया उसने कौन सी की? सोने की। तो अब यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं। पहली क्रिया कौन सी हुई? खाना खाने की। दूसरी क्रिया कौन सी हुई? सोने की। तो जो ये कर्ता है आपका वह है, इसने क्रिया दोनों की, और दोनों क्रिया करने के बाद आपने देखा कि एक क्रिया जो खाना खा करके है, इसे आप यूं कह सकते हैं कि यह पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? यह पूर्वकालिक क्रिया है। और जो आपकी यह सो गया, यह अपने आप में क्या है? इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा हिंदी के ग्रामर की, तो आपको काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में आसान लगने लगेंगी, और 2-3 वीडियो बनाने के बाद एक इंग्लिश की हिंदी की वीडियो मैं आपको डालूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा और उसके नोट्स को आप लोग बनाइएगा। तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया हुई, इस पूर्वकालिक क्रिया को हम क्रिया की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन यह कभी मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया जो आती है सोना, यह मुख्य क्रिया सोना हुई, और इसके पहले की जो क्रिया हुई पूर्वकालिक, इसी पूर्वकालिक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। इसी पूर्वकालिक क्रिया को, इसी कृदंत क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जब भी हम पार्टिसिपल के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ क्या कि मैंने आपको पार्टिसिपल से परिचित कराया कि व्हाट इज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या है? ये अपने आप में एक कृदंत क्रियाएं होती हैं। अब इनकी पहचान कैसे होती है? यह क्रिया की बेस फॉर्म में इंग जोड़ने से बनती है। पार्टिसिपल कैसे बनती है? क्रिया की बेस फॉर्म हो, और उस बेस फॉर्म में ऐड क्या हो? इंग ऐड किया हुआ हो, तो वह क्या बनती है? पार्टिसिपल बनती है। तो जरा देखा जाए कि कैसे बनती है। यहाँ मैंने एक क्रिया लिखा गो, और यहाँ मैंने लिखा ING, इक्वल टू क्या हो गया? गोइंग हो गया। ये क्रिया की बेस फॉर्म थी, यहाँ पर हमने इंग को ऐड किया, और इंग को ऐड करने के बाद जो हमें मिला वो हमें क्या मिला? गोइंग मिला।
अब अगर इस गोइंग की हम बात करें तो मैंने आपसे बताया कि पार्टिसिपल कब बनती है, जब वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाए। तो क्या यह अपने आप में पार्टिसिपल बन गई? जी नहीं, यही पहचान होती है किसकी? जीरन की। जीरन की भी यही पहचान होती है कि जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? जीरन बन जाता है। जब वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पार्टिसिपल बन जाता है। और जब बेस फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वह हमारा कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है। तो तीनों की क्राइटेरिया अलग अलग है। अब इस जीरन की बात अगर हम करें, इस गोइंग का अर्थ अगर हिंदी में ना नी ने करके आता है तो इसे हम जीरन कहेंगे। अगर इस गोइंग का अर्थ करके या हुए होता है, करके या हुए होता है तो इसे पार्टिसिपल कहा जाएगा। और अगर इसी आईएनजी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा हो और इसका अर्थ रहा है, रही है, रहे हैं होता है तो किस में चला जाता है? कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो आपने क्या सीखा कि हम कैसे पार्टिसिपल की पहचान करते हैं, पार्टिसिपल होता क्या है। एक बार पुनः रिपीट कराना चाहूँगा कि क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से पार्टिसिपल बनता है। पार्टिसिपल अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और पार्टिसिपल जब भी बनता है क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से तो उसका अर्थ करके या हुए से ही निकाला जाता है। और अगर उसका अर्थ नानी ने में करके आता है तो इसका मतलब वह पार्टिसिपल ना होकर के क्या होता है? जीरन होता है। तो आज आपने क्या सीखा कि पार्टिसिपल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये पार्टिसिपल की काइंड कितनी होती हैं और किस जगह पर कौन सी पार्टिसिपल लगाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस पार्टिसिपल को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हमें यहाँ पर 3 काइंड मिलते हैं। एक हमें मिलता है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक क्या मिलता है? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा हमें क्या मिलता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 प्रकार की पार्टिसिपल आपकी होती हैं और तीनों प्रकार की पार्टिसिपल की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग उसका तरीका होता है और हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन तीनों काइंड्स के बारे में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो आपके सिंपल सेंटेंस का सबसे बड़ा रूल है पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद एक एक्सरसाइज की आपकी कराएंगे और फिर नेक्स्ट रूल पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जो चीज़ें आपको न समझ में आई हों आप विद्यालय के कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क करिएगा और पूछने की कोशिश करिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय प्रशासन कोचिंग या कॉलेज को क्लास चलाने की अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन बार बार विभाग से फ़ोन और पत्राचार के माध्यम से यह पता चल रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाए। और जो भी बच्चे हैं वो विद्यालय में आकर के संपर्क करके और अपना नामांकन करा करके, चूँकि नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, सभी विद्यालय नामांकन की प्रक्रिया को कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस हो रही है वह गाइडलाइंस भी आपको विद्यालय के माध्यम से दी जा रही है। तो इसलिए आप लोग विद्यालय में संपर्क करें और समूह बनाकर नहीं, अकेले 1-2 लड़के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगा करके और आप चाहे टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप विद्यालय से संपर्क कर लें और जो एडमिशन की प्रक्रिया है उस एडमिशन की प्रक्रिया को आप लोग तत्काल शुरू कर दीजिए। और यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप उसे विद्यालय प्रशासन से अवगत करा सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी मदद की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा मेन टारगेट है वह हमारा मेन टारगेट क्या है कि आपकी जो तैयारी है वह तैयारी किसी रूप में बाधित न हो, उसकी निरंतरता बनी रहे। और वह निरंतरता तभी बनी रहेगी कि जब आप कॉलेज से अटैच रहेंगे, कॉलेज के संपर्क में रहेंगे और ऑनलाइन वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी। ऑनलाइन वीडियो को आप पढ़ते रहेंगे, उस पर आप मंथन करेंगे और किसी भी समस्या को अगर आपके सामने आती है तो आप उसे विद्यालय को अवगत करें।